हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि डेली सुबह 11 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025-26 के लिए पिछले 5 सालों का हम लोग एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। लेकिन आज तो संडे है, हमने आपसे कहा है कि आप सभी का डेली मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगा, लेकिन हर संडे को आप सभी का सुबह 11 बजे ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होगा। 31 दिसंबर से लेकर आज आपका 18 जनवरी हो चुका है, यहाँ तक 3 संडे पड़ा है। 2 टेस्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिया है, तो आज ये साथ ही आपका तीसरा टेस्ट होने वाला है। टॉप लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन इस टेस्ट में रखा जाता है। लेकिन साथ ही आज के इस क्लास में कम ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस्ट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप क्लास करिए या ना करिए, लेकिन संडे को सुबह 11 बजे आप जरूर टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको ये पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और यहाँ से आप सभी को और कितने तैयारी की आवश्यकता है। तो इस क्लास में 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के इस टेस्ट में आप सभी का टारगेट रहेगा 65 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करने का। ओके, तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है, 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो टारगेट हमारा है कि जब तक कि आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, यानी 30 जनवरी तक, तो यूपी पुलिस के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो लगातार हम आपके लिए सुबह 11 बजे एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं जो कि पिछले 5 सालों का। यदि आपने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका जो जीके में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये लगभग आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ होता है, जो आपकी नई भर्ती आती है, जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। इसलिए हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें 30 जनवरी तक पूरे 5 सालों का पेपर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप सभी को फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, आपका पेपर 2 घंटे में समाप्त होने वाला है और ये पेपर ऑफलाइन होने वाला है। 150 क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलता है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार आपके पेपर माइनस मार्किंग है ही नहीं, यानी आप 150 का 150 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको भी आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह से ऑफलाइन के पेपर में सवाल पूछेंगे सेम टू सेम उसी तरह के सवाल आज के इस टेस्ट में रखा गया बहुत अच्छी तरीके से। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जीके यूपी जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 सब्जेक्ट यदि आपने तैयार कर लिया तो समझ आपका 2 से 24 नंबर कहीं नहीं गया है। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट का आपका पेपर तो होता है, तो उनमें से 3 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ मौजूद बना लिया ना, तो समझ आपका एक सीट पक्का हो सकता है। तो लगातार आपके लिए हम क्लास करें, जिस तरह से सवाल पेपर में पूछे थे वैसे ही क्लासों का आपके लिए डेली सेट आ रही है। ओके, तो चलिए भाई इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस टेस्ट से आप सभी कितना स्कोर रहा। ओके, तो चलिए भाई आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो साथियों, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। यदि हम बात करेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1985 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1990 में समाप्त हो गया था। यदि हम जवाहर रोजगार योजना की बात करें, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1989 में स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर टोटल कितनी भाषाएं होती हैं? बताइए। टोटल 15 भाषाएं होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है? जैसे आप जानते हैं कि 4 वेद होता है, लेकिन उनमें से 3 ऐसे वेद जो कि उनका नाम वेद त्रय दिया गया है, लेकिन उनमें से एक वेद त्रय नहीं है, उसी को आपको बताना है। पहले ये देखिए कौन कौन से वेद त्रय वेद हैं। जैसे ऋग्वेद है एक, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये तीनों वेद वेद त्रय में आते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है ये नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए।
निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो साथियों किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। तो ओजोन परत का संरक्षण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर यह किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। तो ये सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर होता है। ओके, तो यहां से ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों डोडा बेट्टा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। पृथ्वी के वायुमंडल को किस मंडल भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है? बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है? बताइए किस मंडल में है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? आप सभी को याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। इनका इस ये अधिवेशन में मतलब बिल्कुल कि पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य था भाई। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों जो चाबहार बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? किस खाड़ी में स्थित है? तो ये ओमान की खाड़ी में स्थित है चाबहार बंदरगाह। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों का वर्णन है? बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 149 में किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लास जो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि इस टाइम हम अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करें, ग्रुप में अपनी तैयारी करें और एक प्रकार की सीरीज चल रहा है। तो आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। सभी का जो भी डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को शेयर करते हैं, सब मिलकर उसे अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए भाई आप डेली क्लास का नोटिफिकेशन लीजिए, सभी क्लास को करिए, सभी क्वेश्चनों का लेवल चेक करिए अच्छी तरीके से। ओके, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। आपका मेन है कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रामा देवी थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। नवक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। नवक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है नवक लेबारा उत्सव। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। वियना किसकी राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? यानी वियना जो है वो किस देश की राष्ट्रीय राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है?
किसकी है वियना? तो ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? द एज ऑफ टाइम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो ये कल्पना चावला की जीवनी है, द एज ऑफ टाइम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? फॉल को जलप्रपात भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भाई कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग फॉल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है? बताइए। तो फास्फोरिक अम्ल उत्तरदायी होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए। उगादि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो साथियों जो पहला बौद्ध संगति हुआ था ये किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण दिया गया था प्रथम बौद्ध संगति को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो साथियों कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? बताइए इनमें से कौन सा है? तो पेरियार है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। भाई लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करेगा, ये आप सभी का टेस्ट चल रहा है, खुद से आप सभी क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। टेस्ट ऐसे ही आपको हल करना है, सबसे पहले आपको आंसर देना है मेरे आंसर देने से पहले। देखिए मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो चेरा नृत्य कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थांगड़ा किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, आप सभी को याद होगा। उसके बाद मांच कहाँ का है भाई? मांच यानी मध्य प्रदेश का है। याकचाम नाम ही अलग है, तो भाई याकचाम यानी सिक्किम से संबंधित ही है। ओके ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित ही नहीं है? जैसे चिली देश है, ब्राजील देश है, पराग्वे देश है, लेकिन जो उरुग्वे देश है ना ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश का शहर जो सहारनपुर है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है, बताइए किसके लिए फेमस है भाई उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है? तो ये जो लकड़ी पर नक्काशी होता है ना इसके कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप भाई कभी भी उत्तर प्रदेश में है राम मंदिर यानी अयोध्या गए होंगे तो जहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना है उसके पहले यदि छत के ऊपर देखें ना गजब का नक्काशी हुआ है भाई, आप कभी जाइएगा वहाँ पे नक्काशी देखिएगा, गजब है, मनमोहक ऐसा लगता है भाई, बहुत अच्छी तरीके से। ओके अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो साथियों जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है संविधान के किस भाग में है बताइएगा आप लोग। तो ये राजनीति का निर्देश सिद्धांत पे है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। भाग चौथे में शामिल है जो आप राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ओके अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था? बताइएगा किस राज्य में सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है?
साइंस के भी 3 से 4 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित होता है? तो सर जी समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू हो जाता है? लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइएगा आप लोग। तो सोवियत के सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो बताइए दोस्त, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए। सेबी करता है। सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो बताइए दोस्त, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? बताइए। एक उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है, दूसरा मध्य प्रदेश राज्य। तो यहां से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो साथियों, उस स्थान की आपको पहचान करना है जहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? तो काकरापार में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। लेकिन किन किन नेता के बीच में हुआ था बताइए आप सभी। तो इस टाइम भाई प्रधानमंत्री कौन कौन थे? जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में ये साइन किया गया था ताशकंद समझौता, जो कि 10 जनवरी 1966 को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। ममलुक वंश के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, ममलुक वंश के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है ममलुक वंश के संस्थापक रूप में। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला मुद्रित समाचार पत्र है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस बार भाई एक आप बात हम बता रहे हैं आपको, यदि आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेते हैं तो पूरे बनारस का एक एक गली घुमाने का जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आपको इस बार सिलेक्शन लेना है भाई। मेहनत हम लोग ज़बरदस्त करेंगे, साथ में अपनी तैयारी पूरी एग्जाम भर तक करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। डेली आपको अपने ऊपर समय देना है, मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट को लगाना है, एनालिसिस करना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है। तो भाई उसको जब अपने बदन पे वर्दी आएगी ना, तब घूमने का मज़ा एक अलग होता है। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमें यही 4-5 सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन लेना है, तो हम क्यों पीछे हटे? डेली अपनी क्लास करें, सभी क्वेश्चन को तैयार करें बहुत अच्छी तरीके से। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप डेली क्लास करिए भाई, अपने ऊपर समय दीजिए, सभी क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन चेक करिए। ओके, तभी इस बार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई। अगला सवाल को देखिए 38 क्वेश्चन आपका जीके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी का वेटेज 74 नंबर का रहेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं भाई। हिंदी में तो आप पूरे 74 के 74 भी ला सकते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाते हैं। जैसे देखिए, सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या बनेगा? यानी व्यर्थ में इधर उधर घूमना होता है सड़क नापने मुहावरे का अर्थ। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है?
यानी ये भाई आप एक रेखांकित शब्द है, तो इसी का आपको सर्वनाम का भेद बताना है। ये किस भेद का उदाहरण है बताइए, आप सभी बताएंगे। तो ये भाई निजवाचक का उदाहरण है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जैसे अग्नि, आग, ठीक है। सत्य, सच सही है। सत्य, सात, ये गलत है भाई। चंद्रिका, चांदनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सत्य का जो तद्भव होता है, सत्य का तद्भव क्या होता है भाई? 100 होता है दोस्त मेरे, ठीक है। सत्य का तद्भव 100 होता है। और जो यहाँ पे सप्त दिया ना, 7 दिया ना, सप्त का तद्भव क्या होता है? 7 होता है। ये याद रखिएगा, सत्य का तद्भव 100 होता है, सप्त का तद्भव 7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यही आपका सी ऑप्शन भाई अशुद्ध है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से? कल हमने आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताया था, अच्छी तरीके से कल के क्लास में सारा बहुत अच्छी तरीके से। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन अक्षर होते हैं, कंठ ध्वनि में कौन है, अघोष में कौन कौन है, महाप्राण में कौन कौन है, बताया था भाई। आप बता सकते हैं, बताइए स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन इनमें से है? तो भाई ख जो एक ऐसा अक्षर है, ठीक है, ये चारों का ध्वनि है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 43। दोहा, चौपाई, सवयाम, सोठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, ये सॉल्व पूछ सकते हैं पेपर में। दोहा, चौपाई, सवया, सोठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइएगा आप लोग। तो दोस्त मेरे पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? बताइए शतांश शब्द में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो इसमें द्विगुणी समास लगा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? बताइए वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? वनस्पति मत समझिएगा, वाचस्पति शब्द है ही है, तो इसमें कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अलुक तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, अलुक तत्पुरुष का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? बताइए वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो भाई ओज होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये अच्छा सवाल है भाई। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जब भाई प्रत्यय आ जाता है तो आप जानते हैं कि उपसर्ग यानी आरंभ में लगा होगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो साथियों जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा? तो अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो बहनोई एक ऐसा शब्द है जो कि तद्भव है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। तो साथियों यहाँ से हम लोग अब रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के आप जानते हैं कि 74 नंबर का वेटेज आते हैं पेपर में, तो यहाँ से जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कॉस्मोलॉजी का संबंध ब्रह्मांड से है, तो मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? बताइएगा, सभी बताएंगे। कॉस्मोलॉजी में भाई ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में ना ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में मेरे दोस्त सजीव वस्तुओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का आपका बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? चलिए भाई, यानी यहाँ पे समीकरण दिया है इक्वल आपका 644 दिया है, यानी आप सभी को 644 बराबर 644 करना पड़ेगा। LHS बराबर RHS करना है, वो भी भाई आपको
ऑप्शन का मदद लेकर, यानी हर एक ऑप्शन को आप रखेंगे, उसके बाद इस समीकरण में रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, देखेंगे क्या 144 आ रहा है, यानी 644 आ रहा है किस ऑप्शन से। चलिए भाई तो सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे, पहला ऑप्शन भाग और प्लस को आपस में बदलेंगे। कहां पर बदलेंगे? इस समीकरण बदलेंगे, यानी जहां पे भाग हुआ वहां पे प्लस रख देंगे, जहां पे प्लस होगा वहां पे भाग रख देंगे। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन को हम ले रहे हैं, 117 भाग है तो भाग की जगह प्लस रख देंगे 13, 13 के बाद देखिए प्लस है तो भाग हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे 16, अब आप ये चेक करिए 16 का डायरेक्ट भाग 13 में जाएगा नहीं भाई, 16 का भाग डायरेक्ट 13 में तो जाएगा नहीं, यानी ये समीकरण तो हमारा ये लगता है पहला ऑप्शन मैच नहीं करेगा भाई। भाई देखिए यदि इस तरह का सवाल आ गया, यानी डायरेक्ट जैसे 16 का भाग डायरेक्ट 13 में जाता ना, तो समझिए कि हमारा राइट आंसर हो सकता था, मिल सकता था, लेकिन पहला ऑप्शन भाई नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए, प्लस और गुणा को बदला जाए, जहां पे प्लस हो वहां पे गुणा, जहां पे गुणा हो वहां पे प्लस रखना पड़ेगा। देखिए 117 भाग को एज इट इज इस बार रहने देते हैं। देखिए प्लस 13 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को गुणा में रख देंगे भाई, 16 के बाद देखिए गुणा है तो प्लस में रख देंगे, 540 माइनस आपका 40, ये समीकरण हमारा तैयार है। और इसको हल करने के बाद हमें 644 आंसर चाहिए। देखिए 13 का भाग 117 में देंगे, कितने बार में जाएगा? 9 बार में, 13 9 117, गुणा यहाँ से 16 प्लस 540 माइनस 40, ठीक है, 16 9 144 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 540 माइनस 40, 144 और 540 कितना होगा भाई? यहाँ से आपका 684 हो जाएगा ना। 144 और 540 के जोड़ेंगे कितना होगा? 500 644 और 40 84 होता है, यानी 684। 684 में से आपको 40 को घटाना है तो कितना आएगा भाई? 640 से तो आ जाएगा, यानी 644 से तो आ जाएगा भाई, यानी यही हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 144 और 540 को जोड़िए और उसमें से माइनस 40 को कम कर दी तो आपका 644 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका रखने से हमारा आंसर मिला है भाई, प्लस और गुणा को बदलने से इस समीकरण में, तभी भाई 644 आंसर मिला है हमें। ठीक है, अब सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। बताइए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात करिए। RQS यस OQ TMO क्वेश्चन मार्क। इस बार तो अक्षरों का श्रृंखला दिया है, हम आपको क्या कर रहे हैं, जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले आप लोग पहले अक्षर का कोड बनाइए। पहले R का रिलेशन यस से बना लीजिए, यस का रिलेशन T से बना लीजिए, अपने आप आपका लगभग 99% सवाल हल हो जाएगा। जैसे देखिए R का रिलेशन पहले हम यस से बनाएंगे, यस का रिलेशन T से बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि R के बाद क्या आता है? यस आता है, यस के बाद T आता है, T के बाद क्या आता है? आप सभी को मालूम होगा U आता है, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा ना, यानी जो हमारा ऑप्शन शुरू होगा वो U से शुरू होगा, यानी या तो ULP होगा या तो UKM हो जाएगा। यदि हम दूसरे अक्षर का कोड करते हैं या तो यल आ जाएगा या तो K आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा भाई, है ना। तो अब देखिए दूसरे अक्षर का कोड करिए, देखिए Q का रिलेशन O से बनाएंगे, O का रिलेशन M से बना देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। Q के बाद O के बाद देखिए M है, Q होता है 17, O होता है 15, M होता है 13। तो देखिए इसमें -2 हो रहा है, 17 से 15 -2 हो गया, 15 से 13, 15 में से 2 को माइनस कर देंगे 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 13 में से -2 कर दीजिए, 11 पे कौन आता है? K आता है। पहला अक्षर हमने U निकाला था, दूसरे का अक्षर K मिल गया, यानी UK देखिए किस में? बी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे। ओके, इस तरह आप तीसरे अक्षर का भी आप कोड करके निकाल सकते हैं, यस Q O का, जैसे यस 19 Q 17 O 15 -2 हो रहा है 13, यानी देखिए M 13 है भाई। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। तो साथियों यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई। ठीक है, जैसे ये सवाल है, देखिए यदि 25 अगस्त 2006 को शुक्रवार था तो 25 अगस्त 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आज के बाद ये सवाल आप कभी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जब इस तरह का सवाल है तो आपको लिखना है, जैसे 25 अगस्त 2006 को शुक्रवार है, ठीक है। तो बताइए कि 25 अगस्त 2018 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? यही सवाल पूछा है ना। अब देखो जो जो कॉमन है उसको काट दीजिए, अगस्त का महीना कॉमन है, उसको काट दीजिए, 25 अगस्त 25 को भी काट दीजिए। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे 2006 से 2018 हुआ, यानी साल 2006 से लेकर साल 2018 जाना है, तो आपका कितना आयु बढ़ेगा भाई? 12 साल बढ़ेगा, इसको लिखना है आपको। उसके बाद
2006 से 2018 के बीच में कितने साल होंगे? 12 साल होंगे भाई। अब उसके बाद आपको देखना है कि 2006 से लेकर 2018 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो दोस्त मेरे 2006 से लेकर 2018 के बीच में यदि आप लीप ईयर देखेंगे तो 3 ठो लीप ईयर होता है और 9 ठो साधारण वर्ष होते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप 12 जो 2006 से 2018 ये साल 12 लिखना है, प्लस इनके 2006 से लेकर 2018 के बीच में कितने लीप ईयर उनको लिखना है। तो 3 लीप ईयर होते हैं भाई 2006 से लेकर 2018 के बीच में, यानी टोटल 15 बना। अब इस 15 दिन को ना इस शुक्रवार में आपको जोड़ना है, तभी आंसर आपका आएगा। तो दोस्त मेरे देखिए, शुक्रवार से एक शुक्रवार जाएंगे तो 7 दिन हो जाएगा, फिर अगला शुक्रवार जाएंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, उसमें शुक्रवार में एक और जोड़ दिया यानी शनिवार हो जाएगा। तो दोस्त मेरे सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, शनिवार। जैसे देखिए, यदि आपको हम कहें कि आज शुक्रवार है, ठीक है, और हम आप सभी से पूछ दें कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कह देंगे सर जी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है। जैसे आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद कौन होगा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। फिर उसके बाद कहेंगे आज, फिर उसके बाद शुक्रवार है, फिर उसके बाद आपको 7 दिन बाद फिर बताना, तो आप कहेंगे फिर तो शुक्रवार होगा, लेकिन आप कह देंगे सर उसके एक दिन बाद और कौन सा दिन होगा, शनिवार। देखिए 7 7 14 1 15, यानी शुक्रवार में यदि 15 दिन और आगे बढ़ाकर कहेंगे तो आपका शनिवार दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? यदि दोस्त मेरे यहीं पर 25 अगस्त से लेकर मान के चलिए कि यहाँ पे 27 अगस्त होता, तो इसको भी आप +2 जोड़ते इसमें भाई, यानी इसमें +2 करते आप, जो जो कॉमन रहेगा उसी को काटना है। जैसे 25 अगस्त से यहाँ पे 27 अगस्त रहता तो 2 दिन और बढ़ रहा है, तो इसमें आपको 2 और जोड़ना पड़ता है, यानी 12 3 15 2 17 और करना पड़ता है। लेकिन 25 25 तो कॉमन था, इसलिए हम काट देंगे भाई, जो जो कॉमन है उसको हम काट देंगे। ठीक है, कोई भी कॉमन है, चाहे आपका महीना हो, चाहे तारीख हो, चाहे साल हो, चाहे दिन भी क्यों ना, उसको काटना पड़ेगा आपको, तभी तो आसान बनेगा, जिस तरह से हमने ये सवाल को हल किया है। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 4 6 6 10 8 14 10 18 (22), ये नंबरों का श्रृंखला दिया है इस बार। 4 6 6 10 8 14 10 18 ? ठीक है, तो इसको हल करिए। जब इस तरह का सवाल आ गया तो आपको एक काम करना है, जैसे 4 के बाद 6 को छोड़ देना है। जब इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखिएगा, जैसे 4 से 6 बीच का छोड़ा हमने तो 6 हो गया, 6 से 8 +2 हो गया, 8 से 10 +2 हो गया, तो इसी प्रकार 10 में और 2 जोड़ दिए 12 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो आपका आंसर आएगा ना वो 12 आएगा। आप देखिए जो छोड़ा उसको चेक करिए, 6 से 10 हुआ यानी इसमें +4 हुआ है, 10 से 14 +4 हुआ है, 14 से 18 +4 हुआ है, तो इसी प्रकार 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए लास्ट में प्रश्न में देखिए 22 दिया है, सभी को समझ में आया? एक छोड़ रहा है भाई, जैसे नीचे आपका +2 ऊपर आपका +4 हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन मार्क ये कितना आया? 12 आएगा भाई, 12 आंसर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्ब को 26 81 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मोब को 81 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में ई का कूट क्या होगा? दोस्त मेरे जैसे कॉम्ब लिखा है, इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 अलग कोड किया है भाई, हर एक अक्षर के लिए हर एक अलग कोड। 26 81, उसके बाद MOBE, मोब में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है। 81 63 पूछा किसका? ई का। तो दोस्त मेरे ई पूछा, सिंगल पूछता तो पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए कॉम्ब में तो ई है ही नहीं भाई, मोब में ई है, यानी हमारा जो भी आंसर मिलेगा इसी में आएगा मेरे दोस्त। सभी क्लियर? इसी में आंसर आएगा। आप देखिए जब कॉमन नहीं मिलता ना तो एलिमिनेट करते हैं, इनका जो 4 अक्षर है, जो इनका 4 अक्षर नंबर है, इनको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए कॉम्ब में 6 है और मोब में 6 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉम्ब में 8 है, मोब में भी 8 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कॉम्ब में 1 है और मोब में भी 1 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया जिसमें जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी ई किस में है भाई? ई मोब में है, तो ई का कोड यहाँ पे क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई मोब वाले में देखिए 3 एक नंबर बच रहा है तो 3 बच रहा है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा।
जब भाई कॉमन नहीं मिलेगा तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा भाई। यदि इसी प्रकार ई दोनों में मिल जाता, जैसे कॉम में भी ई रहता और मोब में भी ई रहता, तो हम उसी प्रकार इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें मिल ही जाता कॉमन, लेकिन भाई है ही नहीं, ई तो केवल सिंगल में था, तो इसलिए हमें एलिमिनेट करना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 56 को। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पर्सोनिफाई, दोस्त मेरे, इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन? देखिए, जैसे आपका लिखा है PERSONIFI, पर्सोनिफाई। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि आप पर्सनल को आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए पर्सोनिफाई में आपको कभी कहीं यल दिखाई दे रहा है क्या? यल कहीं दिखाई दे रहा है या ए आपको कहीं दिखाई दे रहा है? मूल शब्द में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखिए पर्सनल में ए यल दोनों दे रखा है, तो ये तो नहीं बन सकता भाई, क्योंकि जो आपका मूल शब्द पर्सोनिफाई है इसमें तो ए और यल है ही नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं मैच होगा भाई। अब देखिए ऑप्शन बी, देखिए सिनॉप्सिस, देखिए साइनॉप्सिस, देखिए साइनॉप्सिस में यदि आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए 2 यस है, जो आपका ऑप्शन बी है साइनॉप्सिस, इसमें 3 यस है भाई, 2 कैसे कह रहे हैं, 3 यस है, लेकिन इसमें देखिए केवल एक ही यस है, तो ये भी नहीं बन सकता, यानी बी ऑप्शन भी आपका गलत है, इसमें नहीं बन सकता है। ठीक, अब देखिए ये आपका जो सैनिक दिया है, सैनिक, अब आप चेक करिए पर्सोनिफाई में कहीं आपको सी नजर आ रहा है क्या? पर्सोनिफाई में आपको कहीं सी नजर आ नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं बनेगा, केवल आपका सीनियर बन सकता है भाई। कौन बन सकता है? केवल सीनियर आपका बनेगा भाई, यानी पर्सोनिफाई का अक्षर का प्रयोग करके केवल हम सीनियर को बना सकते हैं, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया कैसे कैसे नहीं बन सकते हैं? ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फ्रेंच का रिलेशन GQFMDG है, जर्मन का रिलेशन HDSLBM है, तो अरेबिक का रिलेशन बताना है आप सभी को। तुरंत इसको सॉल्व किया जाए, इस सवालों को हमें ज़्यादा समय नहीं देना है भाई। FRENCH, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल होते हैं। इनका कोड GQFMDG। अब इनका कोड कर दिए, 1 सेकंड भाई। F होता 6, G होता 7, R होता 18, Q होता 17, E होता 5, F होता 6, N होता 14, M होता 13, C होता 3, D होता 4, H होता 8 और G होता 7। देखिए 6 से 7 +1 हुआ, 18 से 17 -1, 5 से 6 +1, 14 से 13 -1, 3 से 4 +1, 8 से 7 -1। इसमें रिलेशन क्या लगा है? +1 -1, +1 -1 का, +1 -1, +1 -1 का। ठीक है, तो पूछा किसका भाई? अरेबिक का, तो इसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए ना। ARABIC अरेबिक है, तो +1 इसमें करिए। एक बात क्या आता है? बी आता है। ए में यदि हम +1 करें तो बी आएगा ना भाई। R 18, 18 में से घटा देंगे 17, -1 करेंगे, 17 पे कौन होता है? क्यों होता है, यानी बी क्यों हो जाएगा। ए में 1 जोड़ देंगे 2 होता है, 2 पे कौन होता है? बी होता है। बी में -1 कर देंगे तो ए हो जाएगा भाई। I 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 पे जे होता है, और सी होता है 3, यहाँ से +1 हुआ है, 9 1 10, ठीक, यहाँ से -1 कर देंगे, ठीक, दिन में से 2 बी हो जाएगा भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी क्यों बी, AJB, बी क्यों बी AGB, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका मैच कर गया भाई। देखिए, ठीक, सभी को समझ में आया। इसमें लॉजिक क्या लगा था भाई? +1 -1, +1 -1, +1 -1। ठीक है, सभी क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करिए। जैसे FLP दिया है, JNS दिया है, NPB दिया है, ORY। तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन बताइए, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? कल दोस्त मेरे हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे रीजनिंग के पोर्शन में, तो तैयार रहेगा। अपना अपना आप लोग आंसर मैच करिएगा, कितने लोग का सही होता है। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को बताना है। अभी तुरंत बताइए कौन सा में से श्रृंखला में गलत पद दिया है, कमेंट सेक्शन बताइएगा, बहुत अच्छी तरीके से सभी बताएंगे भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि DXF को 102 और URO को 162 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में
LNZ को कैसे लिखा जाएगा भाई? देखिए DXF, इसका कोड 102 दिया है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहले तो हर एक अक्षर का कोड करेंगे। D होता है 4, X होता है 24, F होता है 6, इसका जोड़ लेंगे। जैसे 4 24 कितना, 28 6 34। लेकिन दोस्त मेरे हमें से 34 से 102 बना। अब देखिए इसमें कितने अक्षर है? 3 अक्षर हैं, तो 34 तिया कितना होता है? 102 होता है। यानी इसमें हर एक अक्षर का कोड किया है, उसको जोड़ा है, उसका जितने अक्षर है उतना का मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 चौक का 12 2, 1 3 3 का 9 10। यानी जितना अक्षर है उसको भाई कोड किया, उसको ऐड किया, फिर उसमें जितना अक्षर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसी प्रकार देखिए URO, इसका कोड 162, U होता है 21, R होता है 18, O होता है 15। ठीक है, 21 18 39, आपको मालूम है 39 15 54, 54 तिया कितना होता है? 3 चौक का 12 2 1, 3 5 15 16, 162 होता है। सभी क्लियर हुआ कि हर एक अक्षर का कोड करना है, जोड़ना है, और जितना अक्षर उतने का मल्टीप्लाई कर लेना है। LNZ, L 12, N 14, Z 26, 26 14 40, 40 12 52, 52 तिया 3 9 6, 3 5 15, यानी 156। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। देखिए कवर का रिलेशन 9 45 66 15 54 लिखा है। बोस्ट का रिलेशन 6 45 3 57 60 लिखा है। तो एप्रॉन का कोड क्या बनेगा? सॉल्व करिए। देखिए जैसे कवर है COVER, C 3 होता है, O 15 होता है, B 22 होता है, E 5 होता है, R 18 था। आपको इन्हीं से बनाना है क्या? 9 45 66 15 54। सॉल्व करिए, कैसे बनाओगा? हल करिए भाई। देखिए 3 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 66, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54। यानी दोस्त में हर एक अक्षर का कोड है, लेकिन उसमें से -3 का मल्टीप्लाई 3 हुआ है सभी अक्षर में। उसी प्रकार बोस्ट देखिए, जैसे BOAST है, B होता है 2, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो जाएगा। O 15, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 15 45 हो जाएगा। A होता है 1, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 3 हो जाएगा। यस होता है 19, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 57 हो जाएगा। T होता है 20, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 60 हो जाएगा। तो यही देखिए कोड क्या होगा? 6 45 3 57 60। देखिए 6 45 3 57 60। सभी को समझ में आया? पूछा किसका? एप्रॉन का। एप्रॉन का पूछा है, APRON। ए होता है 1, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 आ जाएगा। P होता है 16, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 48 हो जाएगा। R होता है 18, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 54 हो जाएगा। O होता है 15, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 45। 3 48 54 45। देखिए 3 48 54 45, यानी बी ऑप्शन। भाई यदि आपने केवल एक ही अक्षर का कोड कर लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कोई भी ऑप्शन 3 से शुरुआत नहीं किया था, केवल बी ऑप्शन 3 से शुरुआत किया है, और कोई शुरुआत किया नहीं किया है। ओके दोस्त मेरे, सभी को समझ में आया? और लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, N 14, 14 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 42 आ जाएगा। देखिए लास्ट में 42 दिया है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। शब्द मेंटर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो साथियों यहाँ पे मेंटर दिया है ना, MENTO है। ये सवाल आपके पेपर में पक्का आएगा भाई। मेंटर के प्रत्येक अक्षर को आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जैसे ABCDEFG, लेकिन इन्हीं मेंटरों का अक्षर का इस्तेमाल करके आपको करना है। सबसे पहले कौन आएगा भाई? तो हमारे हिसाब से तो पहले E आना चाहिए भाई, क्योंकि ABCD है नहीं। EFGHIJKLM है भाई, N भी है, NOP नहीं है, QRRT। देखिए हो गया, यानी केवल यह ना देखिए अपना स्थान को बिल्कुल अनचेंज किया, यानी अपरिवर्तित किया है। यानी केवल एक ऐसा अक्षर है जो कि अपनी स्थिति को अपरिवर्तित कर रही है, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी क्लियर? अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 62 को। बादामी गुफा 3 किस देवता को समर्पित है? तो साथियों जो बादामी गुफा है 3 किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 63। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए दोस्त, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित होती है भाई, थॉमस कप और उबेर कप। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को आपस में मिल जाने पर क्या कहलाते हैं? दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? तो बी सरल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया? तो साथियों, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, फाइनली ये पूरा आज संडे का तीसरा टेस्ट कंप्लीट हो गया पूरे 65 क्वेश्चनों का। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा? मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुई है भाई, लेकिन ट्राई करेंगे, अगली बार से सही करने का प्रयास करेंगे। दिन रात एक ही काम होता है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी भाई। लेकिन अब यहाँ से हमारी मिस्टेक नहीं होगी, आपको डेली क्लास करनी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, डेली क्लास करेंगे। अब कल से आप सभी की मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगा, उसके बाद संडे को टेस्ट देना है। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आज के इस टेस्ट से जो हमने आपको टारगेट दिया था उसे आपने पूरा किया, बताइए। क्योंकि भाई सभी का हम कमेंट चेक करते हैं, किसी का इग्नोर नहीं करते हैं, सभी स्टूडेंट का हम बहुत अच्छी तरीके से कमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं भाई, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट 30 जनवरी है, 12 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, इसका डेट नहीं बढ़ेगा फॉर्म फिलअप का। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिए भाई, वरना पढ़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं कि जो आप पेपर ही ना दे पाए तो क्या मतलब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए कल सुबह 11 बजे फिर से क्लास मिलेगी आपको। डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है, तैयार रहिएगा, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।